हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 फरवरी का पेपर जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। 3 फरवरी में सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे जो सेकंड पेपर की सीडीपी थोड़ी टफ आती है तो हम उसको देखेंगे। इसके 15 क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है? स्थूलगामक मतलब पहले ये होता है, आप लोग जान लीजिए, जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होता है। चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना। तो इसका राइट आंसर होगा तेज चलना। इसके बारे में हम देखते हैं। इस स्थूल कौशल के अंतर्गत वे बड़ी गतिविधियां आती हैं जो शिशु अपने बाजुएं, टांगों, पैरों, पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, तेज चलना, दौड़ना और कूदना आदि स्थूल कौशलों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर की तरफ बढ़ता है। तो विकास का अधोगामी सिद्धांत क्या बताता है? तो ये बताता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है ये बताता है केंद्र से बाहर की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कार्ड बनेगी, फिर हृदय, इसी क्रम में विकास होता चला जाएगा। जैसे बच्चों का खड़े होने से पहले बैठने में सक्षम होना, बच्चों के हाथों और पैरों को हिलाना सीखने से पहले फिर सिर को हिलाना सीखते हैं, ये सब अधोगामी सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीयक कारण है? तो समाजीकरण का द्वितीयक, पहले आप जान लीजिए, समाजीकरण का फर्स्ट जो कारण होता है वो होता है माता पिता, पेरेंट्स। इसमें लेकिन द्वितीयक पूछा है, तो इसमें द्वितीयक जो होगा वो स्कूल भी होगा, किताबें भी होगी, मीडिया भी होगी, लेकिन माता पिता नहीं होंगे क्योंकि ये प्रथम होते हैं, प्रथम कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। द्वितीयक समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय, सहकर्मी समूहों जैसे माध्यम से शुरू होते हैं। यह तब होता है जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से गुजरता है, परिपक्वता में आ जाता है, जब बच्चे मेच्योर होने लगते हैं तब आता है ये। विद्यालय, किताबें, मीडिया समाजीकरण के द्वितीय कारण जो कि बच्चों को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही बच्चे के मूल्य, मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने में तथा बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक, निगनात्मक सोच विकसित होने लगता है? तो ये लास्ट जो है उनका फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक सक्रियात्मक, इसमें ही बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं और कल्पना वगैरह करने लगते हैं, निगनात्मक सोच भी इनकी विकसित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक, निगनात्मक सोच विकसित हो जाती है। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चों की मानसिक क्षमता अधिकतम स्तर तक विकसित हो जाती है तथा वे अमूर्त और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से दुनिया को समझने लगते हैं। जीन पियाजे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो अपनी समझ से ही हर चीज को बनाते हैं तथा उनमें संज्ञान और समस्या को सुलझाने का कौशल भी विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? तो इसमें पूछा, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? सीखने के लिए तत्परता, नकारात्मक पुनर्वलन, प्रतियोगी भावना, कार्यात्मक। तो उन्होंने दिया सीखने के लिए तत्परता। इसका राइट आंसर है सीखने के लिए तत्परता, ऑप्शन ए। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के लिए तत्परता को महत्व दिया और बताया कि बच्चों को कुछ अवधारणाएं तब तक नहीं सिखाई जानी चाहिए जब तक कि वो संज्ञानात्मक विकास के उपयुक्त चरण तक नहीं पहुंच जाएं। अगला जो क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, अमरजीत नियमों को स्थिर मानती हैं और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे वो उनके व्यक्तिगत स्थिति की किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? तो अमरजीत जो है इस समय है कानून और व्यवस्था, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर के अवस्था में, और लॉरेंस कोहलबर्ग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अमरजीत कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण अवस्था में है। इस अवस्था में सामाजिक नियम और कानून व्यवहार पर निर्धारित करती है। इस चरण में सामाजिक कानून के एक बड़े दृश्य पर ध्यान रखने लगता है तथा उसके नैतिक निर्णय दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध के विचारों से अधिक हो जाते हैं। इस चरण में व्यक्ति यह मानने लगता है कि नियम और कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं जो संरक्षित
करने योग्य हैं। प्रश्नानुसार अमरजीत भी नियमों को स्थिर मान रही हैं और इस बात की अनुशंसा करती हैं कि सभी को नियम का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनकी व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जो कि कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण अवस्था की को पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को करना चाहिए प्रश्न से संबंधित संकेत, मतलब उन विद्यार्थियों की थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। नकल, पहला जो ऑप्शन दिया है उत्तर नकल करके सीखने के लिए नहीं, ये तो एकदम नहीं है, कॉपी और राइट वगैरह तो गलत चीज़ है। अगले कार्य को करने के लिए कहना, कार्य को छोड़ना ये तो गलत बात है। अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बनाना भी गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए रमेश को प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, जिसकी सहायता से विद्यार्थी समस्या का वास्तविक हल ढूंढने में सक्षम हो पाए, क्योंकि उस संकेतों के माध्यम से बच्चे प्रश्नों को संभावित हल को चरणबद्ध तरीके से जोड़ जोड़कर वास्तविक हल तक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेओवास्की ने किस कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? तो वाइगोस्की जो है इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए किस चीज़ की अनुशंसा की है? तो इन्होंने किया है सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्हीं का है, लेओ वाइगोस्की का। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग की अनुशंसा की और बताया कि भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, जो बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता तथा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है, जिसके फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं विकास होता है। अतः बालक के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? प्रगतिशील जो शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती हैं? तो इसमें विद्यार्थी को, स्टूडेंट को सर्वोपरि रखा जाता है कि उनके अकॉर्डिंग, जो उन्हें पसंद हो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा ज्ञान, प्रतिभा और कौशल के उपयोग को खुद को बनाए रखने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। यह सामग्री और अनुभवों से जोड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। अतः प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थी को स्थान देती है। अगला क्वेश्चन है, अहमद मनोउपचारक या परामर्शदाता, काउंसलर जिसको कहते हैं, बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन को अवसर देना चाहिए? तो अहमद अहमद जो है वो मतलब कि परामर्शदाता या काउंसलर बनना चाहता है, तो ये उसका होगा इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तित्व। इसका होगा अंतर व्यक्तित्व, इसका राइट आंसर होगा अंतर व्यक्तित्व। अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता, काउंसलर बनना चाहता है, तो हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उसकी अध्यापिका को उसकी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि के संवर्धन को अवसर देना चाहिए, क्योंकि अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि वाले व्यक्ति लोगों को मनोदशा, प्रयोजनों और समझने में सक्षम होते हैं। इसमें राजनेता, प्रबंधक, शिक्षक, व्याख्याता, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? योग्यता के आधारित समूहों का निर्माण करना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। एक समान योग मतलब एक समान जैसे बच्चों को आप रख दोगे तब तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, एक ही जैसे रहेंगे। विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण निर्देश नहीं, केवल जहाँ है वो तो निगेटिव वर्ड है। वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना, ये भी गलत है, क्योंकि वाद विवाद को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया जाता है, उससे बच्चे सीखते भी हैं। विविध शिक्षार्थियों को समूह के बनाना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाने जैसे चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सके तथा सीखने का प्रयास करे। सहयोगात्मक अधिगम बच्चों में उच्च स्तरीय सोच, मौखिक संचार, स्व प्रबंधन और नेतृत्व कौशल का विकास करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, ऐसा युवक क्यों कर रहा है? ये तो गलत बात है। ये तो बढ़ावा दे रहा है ना, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है कि उन्हें लगता है कि जो लड़का है वो क्रिकेट खेल सकता है, लड़कियों घर का काम कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गलत चीज़ है। जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन नहीं करना चाहिए। सबको समानता देनी चाहिए। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के अधिक अवसर दे रहा है। ऐसा करके वह जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। किसी लिंग विशेष जैसे पुरुष अथवा महिला के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। यहाँ लड़कों को अधिक शक्तिशाली समझते हुए शिक्षक द्वारा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दिया जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि अध्यापक जेंडर पूर्वाग्रह को से ग्रसित है, उसे लड़का लड़कियों में अंतर करने आता है। अगला क्वेश्चन है विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब अलग-अलग जगह से आए जो बच्चे होते हैं उनके लिए टीचर्स को क्या करना है? परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर शिक्षार्थियों को समूह बनाना चाहिए? नहीं। सभी सभी से सफलता की अपेक्षाएँ करनी एवं बनाए रखनी चाहिए और विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए? नहीं, ये सब तो नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सभी से सफलता की अपेक्षाएँ करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। मानकीकृत इसका ऑप्शन डी है, ये गलत है क्योंकि जहाँ पे मानकीकृत आए तो ये गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव वर्ड है। विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को सभी छात्र से सफलताओं की अपेक्षा करनी चाहिए एवं उन्हें बनाए रखना चाहिए, जिससे कि छात्र पूर्ण सहभागिता के साथ एक दूसरे का सहयोग कर सके, सक्रिय रूप से अधिगम कर सके। जबकि समूह बनाना उनके पृष्ठभूमि के आधार पर उनका वर्गीकरण करना मानकीकृत पाठ्यचर्या से सभी तरीकों के बच्चे अधिगम के नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे सीख भी नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? तो इसमें पूछ रहा है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल सत्र के आरंभ में, जहाँ पे केवल दिखे वो तो नेगेटिव वर्ड है। सभी शिक्षार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, तो इसका राइट आंसर यही है, पूरे सभी विद्यार्थियों के लिए सत्र के दौरान। रचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान करना होता है। ये आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार सतत होता है। इसका प्रयोग अधिगम के लिए छात्रों का पृष्ठा पोषण प्रदान करना है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को यह पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। रचनात्मक आकलन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मिलित करता है? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन है? आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो इसमें बच्चा जो है वो मतलब अपनी थिंकिंग का यूज़ कर रहा है, वैसे मतलब कि अब श्रीलंका की राजधानी वो तो रटा है वो बता देगा, लेकिन इसमें अब बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 मैंने करा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।